हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं, आप हमारे जो मेहमान हैं इंडिया से अभिषेक जी हैं, पीएचडी हैं, प्रोफेसर हैं। आप अक्सर मेरे जो इस चैनल के ऊपर इनको देखते रहते हैं, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। तो वेलकम टू द शो। अभिषेक जी, कैसे हैं आप? ठीक है? जी, आपके सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। बस बढ़िया है, आपका प्यार है। मुजफ्फर भाई, आप कैसे हैं? आपके शो जी, पे मैं आज कैसे बिल्कुल हैं ठीक अभिषेक? हूँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, आज आपसे हम जानेंगे पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी की सिचुएशन है। 1947 से हम एक साथ ही थे उससे पहले। तो पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसको आप कैसे देख रहे हैं कि जो उतार चढ़ाव कभी आता है, कभी कुछ होता है पाकिस्तान के अंदर, कभी कुछ होता है। अगर डेमोक्रेसी हो भी, कोई जमहूरी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर हो भी, तो उसके ऊपर यहाँ पर होता है कि जी उसके ऊपर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो असरअंदाज होती रहती हैं। तो कैसे सर आप देख रहे हैं इंडिया में बैठकर इंडिया की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, इसमें एक तो फर्क हमें बताइएगा कि इन दोनों में फर्क क्या है, और खास तौर पर पाकिस्तान में जो मसाइल आते हैं जमहूरियत को आए दिन, उसकी वजूहात भी जरा बयान कीजिएगा। देखिए मुजफ्फर भाई, ऐसा है ना कि डेमोक्रेसी समझने के लिए बड़ा ज़हीन दिमाग चाहिए। डेमोक्रेसी में तीन चीजें इन्वॉल्व हैं। एक तो थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कि होगा क्या, ठीक है ना। जी। दूसरी आपको चाहिए होगी कि होगा कैसे, स्ट्रक्चर फॉर हम्म। डेमोक्रेसी, ठीक है ना। जी। पहले आइडिया होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं, जमहूरियत से हम क्या करना चाहते हैं, ठीक। जब आपको ये पता चल जाएगा कि जमहूरियत हम इसलिए करना चाहते हैं, इसलिए हमको जमहूरियत चाहिए, इसलिए हमें लोकतंत्र चाहिए, उसके बाद आप दूसरे पायदान पे जाएंगे, दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे। वो क्या अच्छा, है पहले कि हमें थोड़ा सा, मैं आपको बात काट रहा हूँ, जमहूरियत बताइएगा। जमहूरियत सिर्फ इसी का नाम है कि जो अपनी मर्जी से वोट दे के जो अपने नुमाइंदगान है वो असेंबली तक पहुंचाना, इसी को सिर्फ जमहूरियत कहते हैं? आप स्ट्रक्चर पे चले गए, आप सीधा दूसरे पायदान पे चले गए, वो है स्ट्रक्चर फॉर डेमोक्रेसी। कोई जरूरी हम्म। नहीं है कि जमहूरियत के जो ऑब्जेक्टिव हों, यानी लोकतंत्र के जो ऑब्जेक्टिव हैं, उसके लिए आपको एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है, आप दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी सोच सकते हैं। चाइनीज फॉर्म ऑफ हम्म। गवर्नमेंट आप देखें, वहां पे सिविल पॉलिटिकल राइट थोड़ी सी नहीं है कि आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से डिफर नहीं कर सकते, बाकी सारी सिविल राइट्स है आपके पास, आप जो चाहे वो करें। बहुत सी आजादियां आपको चाइना देता है, सिवाय एक आजादी देने के कि आप उनकी आइडियोलॉजी की कमी न करें, जो बहुत बड़ी कमी है। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव डेमोक्रेसी का अलग अलग होता है। आप क्या बनाना चाहते हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, तीन चीजों को अलग अलग समझे। डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है, क्या करना चाहते हैं आप और किसके लिए करना चाहते हैं। दूसरा, कैसे करना चाहते हैं आप, दैट मीन्स हाउ वुड यू अचीव द ऑब्जेक्टिव दैट यू हैव इन योर माइंड, ठीक है ना। द स्ट्रक्चर इन प्लेस। थर्ड, वो जो स्ट्रक्चर इन प्लेस है, उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, ठीक है ना। उस स्ट्रक्चर का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। तो सबसे पहले देखिए, वेस्टर्न फिलॉसफी आपको कहते हैं कि डेमोक्रेसी की शुरुआत करता है, ये कतई गलत है। वेस्टर्न डेमोक्रेसी में जो रेनेसा आया, जिसको वो पुनर्जागरण हम लोग हिंदी में कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। पुनर्जागरण का मतलब है कि डार्क एजेस के बाद जब यूरोप जगा, जब यूरोप ने ये सोचा कि भाई ये जो हमारे यहाँ पीस के नाम पे हम मार काट रहे हैं एक दूसरे को, ये कैसे रुकेगा, इसको रोकने का क्या तरीका है। क्योंकि कभी जो है हम प्रोटेस्टेंट और कैथलिक के नाम पे लड़ रहे हैं, कभी जो है हम किसी और रोमन होली रोमन एम्पायर के नाम पे लड़ रहे हैं। मतलब देयर वाज नॉन स्टॉप, जिसे कह लीजिए, बिकरिंग, फाइटिंग, किलिंग, माइमिंग, प्लंडरिंग, लूटिंग, हर कुछ। तो एक किताब आई इमैनुअल कांट की, उसका नाम था द परपेचुअल पीस। कि परपेचुअल मतलब लगातार पीस कैसे हासिल करें, क्योंकि जी। अब्राहमिक फेथ दावा करती हैं कि ये पीसफुल रिलीजन है, ये पीस लाएंगी। अब इनके पीस के लाने का तरीका अलग है, वो बहुत, आई डोंट नो वेदर आई शुड से, बट मेरे जो लिहाज से बहुत सुपरफिशियल है कि एक गॉड है, उस गॉड का कोई कंपैरेबल यूनिट नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ गॉड और आपका गॉड है वो सेम नहीं है, हमारे यहाँ गॉड का जी। कॉन्सेप्ट ही सेम नहीं है। हमारे यहाँ गॉड जो है एक हाई मॉरल वर्च्यू वैल्यू वाला बंदा गॉड हो सकता है, जिसको हम डेइटी कहते हैं, तो उसको डेइफाई कर देना। जो हमारे यहाँ गॉड का परसेप्शन और आपके गॉड का परसेप्शन एकदम अलग है। इसलिए कई बार लोग थ्योरी नहीं समझ पाते हैं, तो आपके यहाँ के लोग वो हमें गालियां देने पड़ते हैं कि ये तो हर किसी को पूजने लगते हैं।
भाई आप जब किसी को रेवर करते हो और किसी को पूजते हो, आपके यहाँ पूजने का मतलब है सजदा करना, कि हम उसके लिए झुक गए। जी ये झुकने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपने रखा है कि सिर्फ गॉड को आगे झुकेंगे, और आप मतलब अब्राहमिक फेथ, गॉड के आगे झुकेंगे और गॉड के अलावा किसी के आगे नहीं झुकेंगे अपार्ट फ्रॉम हिज, आप अपोस्टल कह लें या उनके प्रॉफिट कह लें या उनके सन कह लें, जो भी जी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें हम नहीं जाना चाहते। ये बड़ा सिंपलिस्टिक कॉन्सेप्ट है कि गॉड है, कोई एक एंटिटी है, वो उसने क्रिएट किया है। गॉड की कोई शेप नहीं है, गॉड का कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन गॉड जो है हर कुछ कर सकता है। उसने दुनिया में लोगों को इसलिए भेजा है कि वो उनका टेस्ट लेना चाहता है, कि वो उसको जो है जिसलिए उसने क्रिएट किया है वो टेस्ट में पास होते हैं या फेल होते हैं। फिर इस तरीके की अजी एक ओवर सिंप्लीफाइड थियोरी है जिसके आधार पे गॉड ने नियम बना दिए हैं। तो आपका जो रिलीजन है वो बेसिकली, रिलीजन स्पिरिचुअलिटी को जन्म नहीं देता, वो जन्म देता है उन नियमों को। वो नियम जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंसान इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। फिर आपको उन नियमों के दायरे में खेलना पड़ता है, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड या गॉड सेंट लॉज है आपके यहाँ पे। अब उन गॉड सेंट लॉज में हमेशा डिस्क्रिपेंसी होगी, क्योंकि एक लॉ हमेशा, कोई भी लॉ दुनिया का इतना क्लियर नहीं हो सकता कि बिना इंटरप्रिटेशन के उसकी जो सारी एप्लीकेशन आप समझ सकें। तो जब आप गॉड का सेंट लॉ है और उस लॉ में बहुत सारे गैप्स होते हैं, तो फिर आपके यहाँ पे उन गैप्स को फिलअप करने के लिए हदीसें आ गई कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या शिक्षाएं दी, अब उनको फॉलो करें आप। उसके बाद भी कई सिचुएशन बड़ी कंफ्यूजन सी रहती हैं। तो उनके बाद आपके यहाँ पे फिर फिक डेवलप हो गया, स्कूल ऑफ थॉट्स जिनको आप कहते हैं, कि डिफरेंट जो इंडिविजुअल है वो कैसे ले रहा है। जैसे अब नमाज में हाथ यहाँ बांधना है, यहाँ बांधना है, यहाँ बांधना है, कहाँ बांधना है, ये एक जी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है। तो ये जब आप इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, इंसानी दिमाग आप घुसेड़ रहे हैं उसके बीच में, ठीक है। ये इन सब की प्रॉब्लम क्या होती है कि इनका जो मेन सोर्स है वो उस सोर्स को ऑल्टर नहीं कर सकते, तो उनको उसी सोर्स के दायरे में खेलना है। तो आप चाहे बहस्ती जेवर पढ़ लें, चाहे आप कोई और भी किताब पढ़ लें, वो उसी दायरे, चूंकि वो मेन सोच है, उस सोच को जस्टिफाई करना, उस सोच को चैलेंज नहीं करना। तो रीविजिटिंग ऑफ थ्योरी इंपॉसिबल है। तो अब आपको जो भी कमी पानी है फिलॉसफी में आप पा नहीं सकते, आपको सोशियोलॉजी में कमी निकालनी है कि भाई सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। अब आप अगर हमारे यहाँ पे आएंगे, जो धार्मिक सेंस यानी कि जो इंडिक थॉट प्रोसेस है, उसने, जैसे कि सऊदिया को अगर घमंड है कि उसने कम से कम 56 से 53 देशों में अगर अपना अपना इस रिलीजन भेजा है, तो इंडिया को उससे भी ज्यादा घमंड तो नहीं होना चाहिए, चूंकि इंडिया के कॉन्सेप्ट में नहीं है। लेकिन इंडिया ने दुनिया को ये धार्मिक ट्रेडिशन दिया है, और बिना मारे, बिना काटे, बिना किसी का गर्दन वो उखाड़े। आप जापान चले जाएं, आपको इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म और जो लोकल देवी देवता हैं हिंदुस्तान के, वहां इन्फ्लुएंस साफ दिखता है। आप थाईलैंड चले जाएं, म्यांमार चले जाएं, कंबोडिया चले जाएं, आप इवन अजरबैजान चले जाएं, हालांकि उन लोगों ने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, लेकिन आप इवन अजरबैजान चले जाएं, आपको इंडिया थॉट प्रोसेस में जाता है। चाइना चले जाएं, ये सारी, इंडोनेशिया, ये इंडियन थॉट प्रोसेस का एक साफ इन्फ्लुएंस आपको दिखता है। तो ये जो थ्योरी थी ना, ये थ्योरी सर्व समाहित करने वाली थी, सबको लेके चलती थी। इस थ्योरी ने जब सबको, इंसानों को डिस्क्राइब किया, तो उसने इंसानों के बीच में क्लासिफिकेशन की कि एब्सोल्यूट इक्वलिटी असंभव है। मुजफ्फर भाई और वसीम अकरम एक समान आदमी हो जाए, असंभव है। मुजफ्फर भाई की कुछ क्वालिटीज अलग होंगी, इमरान खान की और वसीम अकरम की क्वालिटीज अलग होंगी। ये कह देना कि मुजफ्फर भाई और एक वसीम अकरम सेम है, हर कोई एब्सोल्यूट इक्वल है, दैट्स नॉट पॉसिबल। एब्सोल्यूट इक्वलिटी इज एल्यूसिव, कहीं नहीं हो सकता, किसी भी सोसाइटी में एब्सोल्यूट इक्वलिटी नहीं ला सकते आप। इक्वलिटी जो है कि सब बराबर हैं, बेसिकली वो होती है ऑर्डर, एक ऑर्डर क्रिएट करती है। हमारे यहाँ पे इक्वलिटी का मतलब ये दिया गया कि जो नेचर ऑफ वर्क है उनमें उनको कंपेयर करो, समान, जिसे हम कहते हैं इक्वलिटी अमंग इक्वल्स। अब अगर जैसे आपके यहाँ पे आपने सुना होगा, ये बड़ा आजकल मीम चलता है फेसबुक पे और उस पे, कि हाथी से बोलोगे कि उड़ने का एग्जाम दो और चिड़िया से बोलोगे कि तुम भारी चीज उठाने का एग्जाम दो, तो दोनों फेल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब आप देखें, हमारे यहाँ भी ये किया गया कि एब्सोल्यूट इक्वलिटी कैसे हो जाएगी, सबको एक बराबर कैसे बना दोगे, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ना तो सोशलिज्म कर पाया, ना तो कोई रिलीजन कर पाया। तो इक्वलिटी अमंग इक्वल्स करो,
तो फिर वो जो इक्वलिटी थी वो फिर टास्क की कर दी गई कि ये टास्क है, ये वर्क है, ये अगर तुम परफॉर्म कर रहे हो तो सब बराबर है। तो उसमें जो है एक डिवीजन ऑफ वो किया गया। डिवीजन का मतलब ये कतई नहीं होता है कि देयर इज अ हायरार्की। डिवीजन आप करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल भी होता है, ठीक है ना, ये इनका काम है, ये इनका काम है। जी। तो वो जो डिवीजन जो आपने किया लेबर का या वर्क का, उसको कहते हैं हमारे यहाँ पे वर्ण सिस्टम, कास्ट। ये बन गया कि फिलोसफी में गड़बड़ी आ गई, सोशियोलॉजी में गड़बड़ी आ गई, और इसी सोशियोलॉजी को लोगों ने फिलोसफी समझ के बेच दिया दुनिया में बाहर। ठीक, कि इंडियंस जो है वो कास्ट सिस्टम में, इनका इक्वलिटी नहीं है, ये लोग तो अनटचेबिलिटी मानते हैं। सही। तो ये दुनिया भर में प्रचार किया, और हर किताब में जिसने ये प्रचार किया उनके खुद की किताब में अनटचेबिलिटी थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ जाएंगे जो मैं कहना चाहता हूं, कि ये कौन कहता है कि आप क्रिश्चियनों से, यहूदियों से और शिर्क करने वालों से दोस्ती मत कीजिए? कौन कह रहा है ये? और अगर दोस्ती न करना अनटचेबिलिटी नहीं होती है तो और अनटचेबिलिटी क्या होती है? व्हाट एल्स इज अनटचेबिलिटी? मैन, आप अगर किसी भी सेक्ट ऑफ पीपुल को आप उसको शूद्र ना कह करके आप उसको क्रिश्चियन कह रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इससे दोस्ती मत करो, तो ये अनटचेबिलिटी नहीं तो क्या है? हम डेमोक्रेसी से रिलीजन पे नहीं चले गए? डेमोक्रेसी का जड़ ही रिलीजन है, यही बात तो समझाना है। डेमोक्रेसी लाई अच्छा। इसलिए गई थी कि लोग रिलीजन से वेस्ट में अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। डेमोक्रेसी को अगर देखिए, जब तक चीजों की सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप बिना समझे चीजों पे एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, तो वही हो रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब है पार्लियामेंट खड़ी कर दो, इलेक्शन करवा दो, डेमोक्रेसी हो गई। जहन है डेमोक्रेटिक लोगों का। अच्छा, हम आपने बात की, इंडिया की बात की, साथ में सऊदी अरब की भी बात की। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, एक में सनातन धर्म है या हिंदुइज्म है, दूसरे में इस्लाम है, तो आप कैसे देख रहे हैं कहाँ के हालात ज्यादा बेहतर है, कहाँ के लोग भी पुरसकून है? हमें तो यही जो हम अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि जी सऊदी अरब के अंदर जो है वो क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, इस्लामी शरिया कानून है, वहां पर जो अगर कोई चोरी करेगा तो उसके हाथ काटा जाएगा, या कोई अगर किसी का मर्डर करेगा तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो इस वजह से वहां पर ज्यादा सुकून है बनिस्बत इंडिया के। तो इसको आप फिर कैसे देखते हैं कि वहां पर तो जमहूरियत नहीं है? माइंडसेट है ना, कंडीशन किया गया, अपनी फ्रीडम नहीं चाहते। आप अपनी फ्रीडम नहीं चाहते। आपका, आपने चोरी किया, आपका हाथ काट लिया। चोरी क्या है? चोरी क्या है ये कौन बताएगा? ये तो एक सेंटेंस में बहुत सारा अजम्पशन है कि चोरी कर भी लिया, प्रूफ भी हो गया और हाथ भी कट गया। किसने चोरी की? जो वो कर रहा है वो एक्ट चोरी है कि नहीं है? चोरी करने का मतलब क्या? हर चीज चोरी की जा सकती है। दिमाग चुरा लेना, किसी की पढ़ाई लिखाई चुरा लेना, दिल चुरा लेना, रिलीजन चुरा लेना। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता भी, आप रिकॉर्डिंग में अगर आप चोरी पे जाएंगे तो बहुत चीजें फिर क्वेश्चन में आ जाएंगी। फिर तो सबके हाथ काटने पड़ेंगे आपको। इंटेलेक्चुअल चोरी भी उतनी बड़ी चोरी है जितनी बड़ी चोरी चीजों की होती है। भाई भारत में तो आप जाएं, मुस्लिम इलाके होते हैं, वहां पे वो कटिया मांग फेंक के वो फ्री में बिजली लेते हैं, और अगर कोई जाए उनसे बोले कि भाई बिजली का बिल तो कह नहीं देंगे, जो करना कर लो, क्योंकि हम मुस्लिम है। अब ये मानसिकता जो है कि सऊदी अरेबिया का लॉ तो बहुत बढ़िया है लेकिन हमारा लॉ हम नहीं मानेंगे। लॉ सिर्फ एक हो सकता है, वो है शरिया लॉ। और शरिया लॉ क्या है भाई? भाई कुरान ही तो वर्ड ऑफ गॉड है ना, बाकी कोई तो वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। और जब लॉ ऑफ एविडेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी एक चीज में एक बार डाउट क्रिएट कर दी गई, फिर उसको कोर्ट एडमिट नहीं कर सकता एविडेंस लेने के लिए। अगर किसी के स्टेटमेंट में डाउट है, बिकॉज एज अ लॉयर हम लोग ट्रेंड हुए थे, जब आप क्रिमिनल मैटर में प्रोसिक्यूशन करते हैं तो आपका काम जो है, सॉरी, अगर आप डिफेंस करते हैं तो डिफेंस का काम जो है वो स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रूफ नहीं है, वो तो प्रोसिक्यूशन का काम है। हमारा काम है क्रिएशन ऑफ डाउट। अगर हमने एक रीजनेबल डाउट क्रिएट कर दिया कि क्या ये संभव नहीं है, जैसे आपने कल मुझसे पूछा था कि अगर मान लीजिए सच है, तो ये डाउट हो गया आपके मन में, खेल खत्म हो चुका है। क्योंकि आप पूछ तो ये रहे कि क्या ये सच, अगर ये सच हुआ तो, लेकिन इसका कनोटेशन ये कि इसका मतलब ये सच नहीं भी हो सकता है। खेल खत्म है वहां पे। एज अ लॉयर हमारे लिए वो प्रपोजिशन अब एडमिसिबल एविडेंस नहीं बन सकता, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ रीजनेबल डाउट कि 50-50 गेम है, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। तो फिर आप उसको असर्टेन कैसे करेंगे? बिकॉज कि जज जब कुछ लिखता है तो वो फैक्ट बन जाता है। तो अगर वो जज कहेगा कि इसने ऐसा किया तो मतलब उसने वैसा किया, भले ना किया हो।
तो as an intelligent lawyer, I go in the court of law, and on the basis of evidences and documents adduced before the court, my job is to create doubts through questions, through reasonable arguments, through rationality कि भाई देखिए एक पॉसिबिलिटी है. जैसे मेरे मन में 50 डाउट हैं, आप ये वाला हिस्सा हटा दीजिएगा. मेरे मन में 50 डाउट हैं कि कौन सा गॉड है जो कह रहा है कि स्लेव्स को तुम एक्सेप्ट कर लो. मैं नहीं मान सकता. तुम मुझे भूनना चाहते हो, भून दो जलते हुए. मैं किसी ऐसे, चाहे मेरे वाले में भी हो, कि तुम स्लेव कोई औरत है, उसकी मर्जी के बिना उससे सेक्स करो, उसको बेचो, ये अलाउड है. और अगर ये गॉड कहता है तो फिर अगर वो मुझे ये मानने के लिए कहता है कि ये नहीं मानोगे तो हम जलाएंगे, तो जला लो. फिर हम नहीं मानेंगे कि चाहे मेरे में भी हो. कोई अगर ये कहे कि शूद्र जो है वो ब्राह्मण से छोटा, मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि भाई सब बराबर है. उसके अगर वो कर्म है तो उस कर्म के आधार पे वो अपना वो नहीं जीवन के सुख भोग रहा है, क्योंकि वो सबसे छोटे में रह रहा है. कि जब आपका दिमाग चलता है ना, तो आप फिर परेशान हो जाते हो समाज से. समाज में 90% लोगों का दिमाग नहीं चलता. तो खैर एनीवेज, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं. चले डेमोक्रेसी की तरफ आते हैं. पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बताएं हमें. पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का रास्ता है कि उसको परपेचुअल पीस जैसी किताबें लिखनी पड़ेंगी. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. आप भाई देखिए, कुरान से क्या आता है? इस्लाम. ठीक. तो डेमोक्रेसी कहां से आया आप पे? डेमोक्रेसी का सोर्स कहां है आपके समाज में? जब कोई चीज हमारे समाज में कास्ट सिस्टम है, कहां से आता है? वेदों से आता है. वेद में कास्ट सिस्टम नहीं होता तो नहीं आता. ठीक है ना? वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम जो कह रहे हैं तो आ रहा है, नहीं होता तो नहीं आता. तो डेमोक्रेसी कहां से लाइएगा आप? इस्लाम में डेमोक्रेसी तो नहीं पॉसिबल है. वेस्ट वाली डेमोक्रेसी, मैंने बार बार एग्जांपल दिया. कौन सा अरबिक देश डेमोक्रेसी फॉलो करता है? हर अरब देश लिखता है कि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नॉर्मल अरब देश. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो ओआईसी कंट्रीज है, आप उनके अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे ना, तो वो बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है. सऊदिया लिखता है कि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो कुरान है. सऊदिया लिखता है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है, और सही भी है, क्योंकि प्रॉफिट उसी जमीन के थे, उसी जमीन में रिफॉर्म लाए, वो सही है उनके लिए. टर्की लिखता है क्या? टर्की लिखता है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है? नहीं लिखता है. नहीं. ये क्या नाम है, उज्बेकिस्तान लिखता है, कजाकिस्तान लिखता है. कौन लिखता है? ये कोई नहीं लिखता. कोई भी नॉन अरब ये नहीं लिखता कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है, क्योंकि हो ही नहीं सकता. उसमें अरबों की कहानी है. आपका कॉन्स्टिट्यूशन वेदा है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि आपके नदियों का सारा वर्णन तो वेदों में मिलता है. जो जिस नदी, रावी, झेलम, राप्ती, इसको जरा कुरान में दिखा दीजिए मुझे आप. तो जहां मिल रहा है उसको आप कह रहे हो कि ये तो मेरी, इससे मेरा लेना ही देना नहीं, मेरी नदी का नाम इसमें होगा. भाई जमजम का, चश्मे का, और जो सारी वहां के टिग्रिस और जो भी रिवर है, उनका वर्णन आपको कुरान में मिल रहा है. फेरो का वर्णन मिल रहा है आपको उसमें. इजिप्ट के किंग का वर्णन आपको उसमें मिला. हमारे यहाँ पे आपको इजिप्ट के किंग का वर्णन नहीं मिला. लोकल किंग के वर्णन मिल रहा है, पंजाब के उसका मिल रहा है, दस्यू का मिल रहा है. उसको आप रिजेक्ट किए पड़े. तो डेमोक्रेसी कहां से आया आपके पास? डेमोक्रेसी के लिए कोई पुस्तक, कोई सोर्स तो हो. तो आप, मैं ये कह रहा हूं, आपके कहने का मतलब है इस्लाम सिर्फ अरबों के लिए उतरा है? इस्लाम तो देखे पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इस्लाम जो है वो. कैसे आप पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए? -40 में कोई रहता है, वो वुजू कैसे कर लेगा? 14वीं शताब्दी में, आज से 1400 साल पहले वो कैसे वुजू कर लेता? पानी नहीं. उसके लिए तो ये है कि अगर वो नहीं कर सकता तो वो तयम्मुम कर सकता है, वो मट्टी के जरिए या दीवार के ऊपर हाथ लगा के. वो नहीं कर सकता तो वो एक्सेप्शन है ना. जी. अब है ही नहीं तो क्या करे वो? भाई मैं कुरान पानी नहीं है तो तयम्मुम कर सकता है ना वो, अगर पानी नहीं है वहां पे. गॉड को रूल उसके हिसाब से बनाना चाहिए कि बर्फ से करो ना. जो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसके नॉर्म को अपना रूल, अपना एक्सेप्शन बता दें, लेकिन एक्सेप्शन उसके लिए कि भाई नहीं कर. अरे भाई मान लो तुम ऐसी जगह पे हो जहां नहीं कर पा रहे हो, पर जहां है ही नहीं, तो फिर वहां पानी की व्याख्या क्यों दे रहा है भगवान? आप समझ रहे हुक्म भी है, उसका भी हुक्म है कि जहां पर पानी नहीं है वो आपको मट्टी के हाथ ऐसे लगा के तो अपने वो वजू वाला. अगर मट्टी भी ना हो तो क्या करेंगे आप? तो बर्फ पड़ती है भाई, मैं बता रहा हूँ, मट्टी भी हर जगह नहीं होती, बर्फ पड़ती तो दीवार पे आप दीवार पे हाथ लगा के आप कर सकते हैं, ये भी है हुक्म. जब आप, अभी आपने चूंकि सेंट्रल एशिया देखा ही नहीं है, जरा देख के आइए. जैसे क्रिसमस है, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, और वो पूरा बर्फ, क्रिसमस का पेड़ लगेगा, बर्फ उस पर डाल देंगे. क्यों बर्फ डालते हो भाई?
क्या लेना देना क्रिसमस का? अगर कोई क्रिश्चियन है बेचारा अफ्रीका का, वहां उसने बर्फ देखी है अपने जीवन में? अरेबिया के क्रिश्चियन ने बर्फ देखी है? चूंकि यूरोपियंस ने इसको अडॉप्ट कर लिया, जो जहां वो रहते थे वहां उस समय दिसंबर में बर्फ गिरती थी, वो कल्चरल यूज बना दिया उन्होंने। अब क्रिसमस का मतलब विंटर विद स्नो। खजूर है भाई, क्यों खजूर खाना? कहीं खजूर उगता ही नहीं है, बहुत सेंट्रल एशिया में खजूर उगता है क्या? तो अल्लाह मियाँ खजूर के बारे में क्यों बता रहे हैं? सारे फ्रूट्स के बारे में बताया ना भाई। सेंट्रल एशिया बेचारे उनके पास नहीं है, नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में खजूर का नहीं कॉन्सेप्ट है, जहां नॉन डिजर्ट है। तो खजूर अगर के गॉड, अलावा भी बताया गया है, जैतून के बारे में बताया गया है, अंजीर ये के बारे सारे में वहीं बताया के गया हैं ना, ये सारे वहीं के हैं। है। ऑलिव और ये सब मेडिटेरेनियन फूड फ्रूट्स है ना। जी। आपके यहाँ पे ऑलिव उगता है? नेचुरली अब नहीं उगना उगता। शुरू हो गया है। अब आप इमरान खान साहब बोले थे कि हम जैतून की खेती करवाएंगे, जी। नेचुरली आपके यहाँ नहीं उगता जैतून, ऑलिव जिसको आप कहते हैं। देखिए ऐसा है ना कि जब आप कह रहे हैं कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, तो डेमोक्रेसी का सोर्स होना चाहिए आपकी सोसाइटी में। डेमोक्रेसी का मतलब बाय द वे इलेक्शन नहीं होता, इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती। डेमोक्रेसी हम्म, सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडिया नहीं है, डेमोक्रेसी एक सोशल कल्चरल आइडिया भी है। यदि आपका समाज कल्चरली डेमोक्रेटिक नहीं है, यदि आपका समाज सोशोलॉजिकली डेमोक्रेटिक नहीं है, तो आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करके डेमोक्रेसी नहीं ला सकते। कल्चरल जी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि भाई आप सभी धर्मों की एक समान रिस्पेक्ट करते हो। जैसे हमारे यहाँ कल्चरल डेमोक्रेसी बहुत पहले से थी, जो ये बताते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर धर्म बराबर है, हर रिलीजन को अपना अपना प्रीच करने का अधिकार है। ये तो भाई हमारे यहाँ पहले से था, हमारे यहाँ कभी किसी रिलीजन को रोका नहीं गया, हमने कभी किसी को सही। रिलीजन के नाम पर परेशानी नहीं किया। हमारे यहाँ शुरू से था। हमारा मंत्र क्या है? एकम सत बहुधा विप्राह वदंती। हमारा मंत्र क्या है? सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु सुखिना। तो हमारा मंत्र तो शुरू से रहा कि सबको लेके चलने का है, तुमको जो मानना है मानो। तो ये कल्चरल डेमोक्रेसी है। क्या है आप, क्या है ऐसा? अगर आप सबको एक समान नहीं समझते, तो डेमोक्रेसी में आप वोट करवा के ये कह दो कि हमको शरिया लॉ चाहिए, तो डेमोक्रेसी होगी क्या वो? मान लीजिए डेमोक्रेसी करके ये वोट डलवा दिया जाए कि तालिबान की गवर्नमेंट होगी हमारे यहाँ, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? कैन यू चूज अनडेमोक्रेटिक मीन्स और अनडेमोक्रेटिक ऑब्जेक्ट्स थ्रू डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी कल्चरल, लोगों को फ्रीडम चाहिए होता है, लोगों की मानसिकता होनी चाहिए वो उस टाइप की। अगर नहीं है तो ये इदारे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से डेमोक्रेसी नहीं होता। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो कतई डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आपकी सोसाइटी में डेमोक्रेसी का सोर्स ही नहीं है। अब आपको मैं सीधा एग्जांपल दे दूं। अफगानिस्तान में अमेरिका आया, उन्होंने अपनी फोर्स का इस्तेमाल किया, लोगों के तालिबान को तो एक दो दिन में उखाड़ के फेंक दिया था उन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाई, दो गवर्नमेंट इलेक्ट करवाई, वोटिंग करवाया, पैसे डलवाए, एनडीएफ बनवाई, सब कुछ बनवाया। समाज नहीं तैयार था। उस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को समाज ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो जैसे ही वो गए वहां से, वो कतर में, उन्होंने, उनको समझ में आने लगा था कि समाज में इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो वो कतर में उन्होंने अपना शुरू कर दिया। तो उनको अंडरस्टैंड हो गया था कि आने वाले समय में ये तालिबान टेक ओवर करेगा, ये जो हमने गवर्नमेंट इंस्टॉल की है ये गवर्नमेंट का फ्यूचर नहीं है। तो आपने जो दोहा एग्रीमेंट होता रहा कतर में, जितनी भी ये चीजें चलती चली गई, बातचीत हुआ कि तालिबान को आप फोर्स में आप वो बनाइए, क्या नाम है, स्टेक होल्डर्स। फिर उसके बाद थ्योरी आ गई गुड तालिबान बैड तालिबान। तो हमें समझ में नहीं आता गुड तालिबान बैड तालिबान क्या होता है भाई। तालिबान इज ए तालिबान, उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। एक इंडिविजुअल गुड और बैड तो हो सकता है, मगर तालिबान गुड बैड कैसे हो सकता है? सही। मुस्लिम इज अ मुस्लिम, कि आप कोई एक्सट्रीमिस्ट है, कोई रेडिकल है, कोई ये है, कोई फंडामेंटलिस्ट है, भाई मुस्लिम इज अ मुस्लिम, अ हिंदू इज अ हिंदू। वो इंडिविजुअली उसका क्या कर रहा है वो एक अलग चीज, अलग सी बात है। तो पॉइंट ये है कि द डेमोक्रेसी का कोई सोर्स नहीं है आपके यहाँ, कल्चरल डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया में कल्चरल डेमोक्रेसी, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि हमने, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अमेरिका नहीं है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमने दुनिया को बताया कि भाई सब जो है वो लोग हैं वो समान है। वर्ण सिस्टम में कभी भी ये नहीं कहा गया कि वर्ण लोगों को क्लासिफाई किया गया, पर ये नहीं कहा गया कि ये क्लासिफिकेशन जो है वो एक ऑर्डर क्रिएट करती है छोटे बड़े का। ये समझने वाले की बात है, जिसकी जितनी समझ हो जाए। उसी तरीके से आप कल्चरल डेमोक्रेसी देखिए, कभी ये नहीं कहा कि कोई धर्म छोटा या बड़ा है, कभी किसी को नहीं कहा कि ये जो है मानने वाला गलत है, वो मानने वाला सही है। इक्वलिटी हमेशा से यहां पर थी। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। और यदि कहीं एक दो जगह नारी के लिए कोई ऐसी बात लिखी गई हो तो बात अलग है, लेकिन नारियों को ऋषि का दर्जा मिला है, नारियों को देवी का दर्जा मिला है। कौन सी वो चीज जो पुरुष को मिली है जो हमारे यहाँ नारी को नहीं मिली?
शक्ति के लिए आपको या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, मतलब कि अगर आपको शक्ति की पूजा करनी है तो नारी को बनाया गया शक्ति का वो। तो पॉइंट ये है कि कल्चरल डेमोक्रेसी में सबको एक समान देखने की आदत होनी चाहिए। मैं कितने हमारे जो फ्रेंड्स मिले हैं जो इस आप इंडियन सब बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं, वो मुझसे पूछते हैं तुम समझते हो कि मर्द और औरत समान है? आपको भी ये पता है कि ये आपकी सोसाइटी में सिखाया गया है कि मर्द और औरत समान नहीं है। तो कहां से डेमोक्रेसी आ जाए? क्या चाहते हैं आप डेमोक्रेसी के थ्रू? अपने समाज से पूछिए, डेमोक्रेसी लाके क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, क्या अचीव करना चाह रहे हो? तो आप समझ रहे हैं पाकिस्तान में सब जो डेमोक्रेसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है डेमोक्रेसी। क्या है फिर? अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर क्या है? भाई आपके यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जिसको कि आप डेमोक्रेसी तो नहीं कहेंगे। बेसिकली आप एक मिक्स ऑफ इस्लामिक लॉ और मिक्स ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी और मिक्स ऑफ सब चीजें। क्योंकि आप हिंदुस्तानी कल्चर से हो तो आपके कल्चर में वो सॉफ्टनेस तो है। अभी आप सीरियल टाइप के नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि लोग उतना ज्यादा मरने मारने के लिए नहीं तैयार हैं। क्योंकि आप जितना भी गरिया लो, आपका जो हजारों साल का खमीर हिंदुस्तानी है वो एक दिन में अरबी और तुर्की तो नहीं बन जाएगा, एक दिन में आप नोमैड तो नहीं चले जाओगे। तो पॉइंट ये है कि आप चाहते तो हो इंडियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन आप अपनी सोसाइटी को बनाओ। भाई यूएस अमेरिका सॉरी वेस्ट में ऐसे नहीं आ गई थी डेमोक्रेसी। भाई पहले डार्क एजेस आया, डार्क एजेस के बाद रिनेसा आया, लड़ाइयां झगड़े हुई, 300 400 500 साल लोगों ने लिखा, लोगों के जहन तब्दील किए, इस लायक बनाया कि वो, वरना उसी कि वो हर धर्म को एक समान कह सके, ये करने के लिए उनको 400 साल लग गए। वरना वही हिंदुस्तान में जब आते थे, वास्को डिगामा जब आया और दूसरे जो लोग आए, उन्होंने लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को मार मार के गाय खिलाना की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वो समझते थे ये तो मूर्ति पूजा करने गलत लोग हैं। आज एक वेस्ट का आदमी नहीं कहेगा कि मूर्ति पूजा करने वाला इंडिया गलत है, बल्कि वो तो कल्चर, अब वो यूनाइटेड नेशन के फॉर्म में यूनेस्को हेरिटेज बना रहे हैं कि ये चीज यूनेस्को हेरिटेज है, ये चीज वर्ल्ड की हेरिटेज है, यानी कि इंसानी प्रैक्टिस को रिस्पेक्ट करने की चीजें बना रहे हैं। आपके यहाँ पे अगर खुदाई में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आएगा, आप तो दूसरे दिन उसमें मिट्टी डाल देंगे, क्योंकि आप किसी को सही किसी को गलत के फॉर्म में देख रहे हैं। डेमोक्रेसी का सोर्स तो बता दें, डेमोक्रेसी से क्या करना चाहते हैं। इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप डेमोक्रेसी समझ रहे हैं, तो वो डेमोक्रेटिक, अगर कोई आप इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना लिए, पहले बात तो वो शरई शऊर से ठीक नहीं होगा, वो नॉन शरई गवर्नमेंट होगी। और आप कह रहे हैं हम इस्लामिक रिपब्लिक बनना चाहते हैं। गवर्नमेंट में लोगों का धेली भर का विश्वास नहीं होगा, गवर्नमेंट के पास धेले भर का पॉलिटिकल पावर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोग काजी और उलेमा के पास जाएंगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए, और एक काजी और उलेमा ने कह दिया कि गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दो, लोग गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देंगे। पावर सारी उनके पास है। और ये जो गवर्नमेंट भी आएगी, लूली लंगड़ी गवर्नमेंट आएगी, इसके पास क्या पावर होगा? ये उन्हीं काजियों और उलेमाओं के पास जाएगी कि बताओ क्या करना है हमें। क्योंकि ये कुरानिक लॉ को चेंज कर देंगे क्या? ये किस लिए गवर्नमेंट बनाना चाहते हो? जब कुरान एक मुकम्मल किताब है, एग्जॉस्टिव है, सारे ह्यूमन ट्रांजैक्शंस को के ऊपर लॉ दे चुकी है, और ये बेसिक ट्रेनिंग है। आपके यहाँ पे भी 70-80% लोग तो ये मानेंगे ही ना कि शरिया बेहतर है या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, तो वो तो कहेंगे शरिया बेहतर है। तो क्यों पार्लियामेंट? क्या करना चाहते हो? पार्लियामेंट तो लॉ बनाने के लिए होता है। कौन से लॉ बनाने की जरूरत है तुम्हें? और उसके लिए पार्लियामेंट क्यों चाहिए फिर? मुफ्ती साहब का फतवा ही बहुत होगा। क्या करना क्या चाहते हैं गवर्नमेंट पार्लियामेंट बना के? पार्लियामेंट बनाने का काम यह है कि वो फिर जैसे हमारे यहां में था, फिर वो वेदों में लिखे हुए प्रोविजन को भी चेंज करने का ताकत आ जाता है। हमारे यहां था शादी, देखिए शादी नहीं थी, मतलब शादी में डेमोक्रेसी वो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। रीति वैदिक विवाह होता है ना, वैदिक मंत्रों के साथ विवाह किया जाता है। उसमें कहा जाता है जन्म जन्मांतर के लिए हो अब तुम। लेकिन 1956 में पार्लियामेंट ने एक स्ट्रोक ऑफ पेन से कहा नहीं, अब डिवोर्स देंगे, खत्म हो गई, वैदिक सिस्टम खत्म कर दिया उन्होंने। तो जब वैदिक प्रोविजन में और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट बनाता है, पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग पावर है, उसने भाई आपकी पुरानी लॉ को चेंज करने का डिसाइड किया, उसने चेंज कर दिया। आप नहीं रो सकते कि नहीं ये तो भैया वैदिक लॉ है, वेद में लिखा हुआ है कि शादी कभी डिसॉल्व नहीं हो, लिखा हो, डिसॉल्व कर दिया हमने।
और पार्लियामेंट लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बनता है, एक इलाके के लिए बनता है। आप अपने पार्लियामेंट से दुनिया भर के इलाके का, यार आप कह रहे हो कुरान हमारा वो गवर्नमेंट का, कुरान हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। तुर्की नहीं लिख रहा है कि कुरान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अजरबैजान नहीं लिख रहा है, उज्बेकिस्तान नहीं लिख रहा है, कजाकिस्तान नहीं लिख रहा है, कोई नहीं लिख रहा है। आप लिख रहे हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कुरान है। हम सिर्फ लिख ही रहे हैं ना, हम सिर्फ लिख ही रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद तो कोई भी नहीं हो रहा। कोई भी कानून हमारा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि सारे जो बैंक है वो सूद ले रहे हैं, हालांकि इस्लाम के अंदर सूद हराम है। यहाँ पर कोई भी कानून, इस्लामी कानून तो है ही नहीं। कहते तो हैं हम कि जी हमारा जो बेसिक है वो कुरान है, उसी के तहत हमारे सारे कानून होंगे, लेकिन एक भी कानून जो है वो इस्लामिक नहीं है पाकिस्तान के जो। तो ये तो और भी गड़बड़ी कर दी ना आप। फिर ऐसी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी तो लोगों के विल से आएगी ना, जब लोग कहेंगे हम मानने को तैयार हैं। तो जब लोग मानने को तैयार होंगे तो गवर्नमेंट कह सकती है हाँ ठीक है, हम आपके लिए काम करेंगे। पर जब लोग कह रहे हैं कि हमको इस्लामिक लॉ चाहिए, आप दे नहीं रहे हो, तो लोग इस गवर्नमेंट को गालियां ही देंगे। ये गवर्नमेंट सिर्फ बेचारी छितर पाने के लिए होगी, और फिर उसमें जो लोग होंगे उनके पास जब कोई पावर नहीं है, कोई वो यहाँ पर एक राइटर थे, उनसे किसी ने पूछा कि भाई अगर आपको पाकिस्तान का हुक्मरान बना दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप इस्लामी कानून लेके आओ, तो क्या होगा फिर? वो कह रहा होगा क्या कि अगर 25 करोड़ लोग हैं तो 22 करोड़ लोगों के हाथ काटने पड़ेंगे कि यहाँ पर इतने चोर हैं। तो ये तो सूरत हाल है। हम इस्लामी कानून की बात तो करते हैं, लेकिन आया आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं वो इस चीज को बर्दाश्त भी कर पाएंगे? यहाँ पर हर बंदा तो करप्ट है पाकिस्तान के अंदर। नहीं, 25 करोड़ आप 22 करोड़ हाथ काटने पड़ेंगे, यानी 11 करोड़ लोगों के आपने दोनों हाथ काट दिए। उसके अलावा आपको ये भी तो बताना पड़ेगा चोरी क्या है। हम्म। यार ये तो मान के चलो, सारा का सारा तो डिस्प्यूट है कि चोरी किसको कह रहे हो आप भारतीय कल्चर को अपना कल्चर बना के घूमते हो और कहते हो ये चोरी नहीं है। लड़कियां सलवार समीज पहन के घूम रही हो, कह रहे हैं कि ये इस्लामी ड्रेस है। कैसे हो गया इस्लामी ड्रेस भाई, जब इस्लाम के आने के पहले का ड्रेस है वो। कल्चरल, आपने सारी कहानियां हिंदुस्तान के पंचतंत्र की उड़ा करके उसको जोड़ दिया अपने से। ऐसी ऐसी हदीसें कर दी हैं जो कि हिंदुस्तानी कल्चरल। भाई चोरी किसको कहते हैं आप? मिलावट करने वाले को मिलावट कर रहा है तो उसकी घर की उतनी स्थिति है, इकोनॉमिक स्थिति है कि घर चला पाए। आप वो अपने अपने मुंह, आपने ये भी कह दिया कि बच्चे जितने पैदा करना है करो। जब ये भी तो बताओ कि भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। चोरी एक कोई जानबूझ के नहीं करता। चोरी जो है 5-10 लोग होंगे जिनको क्लेप्टोमेनियक कहते हैं, जो आदतन चोरी करते हैं। बाकी 90-95 लोग अगर उनके पास चीजें हों वो चोरी नहीं करेंगे, अगर उनके पास वो सारी सहूलियतें मुहैया हों। थ्योरी का कॉन्ट्राडिक्शन इतना है कि बच्चे 24 करोड़ कर दो, रिसोर्सेज इतने से हैं, तो वो बाप जिसके पास एक दुकान है, उस दुकान से उसको 10 बच्चों का मुंह चलाना है, वो क्या करेगा अपने दुकान में से वो करने के लिए, उनका मुंह चलाने के लिए? उसके पास रिसोर्सेज नहीं है उतना बेचने के लिए। उसी में से वो बचाएगा। जिसको आप चोरी कर रहे हैं वो बचा रहा है बेसिकली। आपके लिए चोरी है, उसके लिए वो एक मेथड ऑफ बिजनेस है। आप कौन डिटरमाइन होते हैं ये कहने वाले कि वो अपनी नेसेसिटी के लिए अगर कुछ चीजें बचा रहा है, अर्न कर रहा है, सेव कर रहा है, तो वो चोरी है आपके लिए? कम तोल दिया भाई, मैं कहता हूं वो कम तोलना जो है चोरी नहीं है। वो कम तोलना बेसिकली हिज मींस ऑफ सेविंग, बिकॉज उतने रिसोर्सेज नहीं है उसके पास कि वो सबका मुंह भर सके। या तो फिर बोलिए उससे कि भाई तुम 2 ही बच्चे पैदा करोगे, हम तुम्हें मुहैया कराएंगे। अगर आपने उसको ये कहा है कि अल्लाह ताला ने ये कह दिया है कि तुम बच्चे पैदा करो, वो सबको रिस्क देगा, तो फिर उसी ने उसको ये बुद्धि दी ना। वो रिस्क मारा अपने तरीके से। आपके लिए चोरी है क्योंकि आप तो देखो, हमें 10 रुपए में उसने डंडी मार दी, उसने 10 रुपए में बिजनेस बना लिया। अच्छा, ये फिर तो कैसे आपकी ये सारा निजाम कैसे बेहतर हो सकता है पाकिस्तान का? जो हमारा जो जमहूरी सिस्टम है, जमहूरी निजाम है, डेमोक्रेसी है, ये किस तरीके से बेहतर हो सकती है? भाई कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज को बंद करें, एक थ्योरी प्रोपोगेट करें ना। हम्म। डेमोक्रेसी चाहिए तो फिर लिखे रिपब्लिक ऑफ इस्लाम, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लिखे कि दिस द लैंड बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर, वी आर ऑफ दैट हेरिटेज। अपना हेरिटेज तो रिकॉग्नाइज करें यार। अरब आपको इस्लाम समझ में नहीं आता, आप उस किताब को पढ़ के आपको समझने की एबिलिटी, शऊर नहीं है, और उस किताब के हिसाब से आप जीवन जीना चाहते हो। अरबी जान लेने से आप, इंग्लिश जान लेने से आप शेक्सपियर को पढ़ के समझ लोगे क्या? शेक्सपियर की इंग्लिश और आज की इंग्लिश में जमीन आसमान का अंतर है।
अगर मान लीजिए कोई आदमी इंग्लिश जान भी ले तो वो शेक्सपियर बन जाएगा क्या? और अगर वो इंग्लिश जान भी लिए तो वो इंग्लिश मैन बन जाएगा क्या? रहेगा तो वो हिंदुस्तानी ना, रहेगा तो वो फ्रेंच ना, सोचेगा चीजों को फ्रेंच के हिसाब से। वो अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेजों से नफरत करते हैं लोग। आपके यहाँ पे लोग जब पाकिस्तान से इंग्लैंड जाते हैं और भाषा सीख लेते हैं तो क्या अंग्रेज बन जाते हैं? वो भाषा सीखने से आप अरब बन जाएंगे, अरबी जैसा सोचने लगेंगे आप कह रहे हो कि बैंक में वो बैंकिंग सिस्टम में वो इंटरेस्ट नहीं दो। भाई तो सऊदी अरेबिया जो है वो जब आपको डिफर्ड पेमेंट पे या किसी और को जब पेमेंट करता है उसमें इंटरेस्ट का क्लॉज हटा देता है क्या? जी देता है। तो आप मतलब कौन सी बात पे आप कहना चाह रहे हो? वो एक सिंपलिस्टिक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के ट्रांजैक्शन इतने ज्यादा क्लमजी या इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते थे। भाई आज इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है। भाई ठीक है, उसको जब आप पिक एंड चूज तो कर रहे हो ना धर्म का, रिलीजन का, तो फिर और थोड़ा पिक एंड चूज कर लो, हेरिटेज को रिकॉग्नाइज कर लो। सारी प्रॉब्लम इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरी, क्योंकि सामने वाले को झूठ, मुझे आपको चुप कराना, आप 2 मिनट में चुप करा देंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जिसका मैं कोई वो नहीं दे पाऊंगा। बिकॉज अगर आपको जिसका मैं कोई उत्तर नहीं दे पाऊंगा, अगर आपको रेशनलिटी नहीं चाहिए तो मैं चुप हो जाऊंगा। आप नहीं, तुम्हारे यहाँ भी तो देखो ये होता है, तुम्हारे यहाँ भी तो वो हुआ था, ठीक है, खत्म हो गई बात। भाई हमारा वाला गलत है तो अपना भी गलत कहो, फिर गलत तो नहीं कहोगे ना तुम। अगर आपको, मैं कह रहा हूं कि जब आपने पिक एंड चूज कर लिया है कि हमको इस्लाम का ये वाला फॉर्म चाहिए, टीटीपी से लड़ रहे हैं, हमको डेमोक्रेसी चाहिए। मैं तो इमरान खान का आपके चैनल पे पहले बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, मुझे तो इमरान खान साहब की डुअलिज्म समझ में नहीं आती है। तालिबान ऑफ अफगानिस्तान को प्राउडली करें कि ये हैं मर्द मुजाहिद, ये हैं इस्लाम के सच्चे सोल्जर, तो फिर टीटीपी के साथ वो करो ना भैया, टीटीपी के साथ लड़ो, जाके आर्मी से लड़ो ना। इलेक्शन कहां कर रहे हो तुम? जो लोग आर्मी को गाली दे रहे हो कि तुमने इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसलॉज किया हुआ है, और तुम अफगानिस्तान के तालिबान को तुम पीठ थपथपा रहे हो, ये दोगलापन है आप लोग, आपके नेताओं का। यही दुनिया नहीं समझ पाती। आर्मी इसलिए खराब है क्योंकि आपकी 3 साल की इलेक्टेड गवर्नमेंट उसने हटवा दी, तो आर्मी से बड़ा बुरा कोई नहीं है। जब आपने अफगान में गनी की इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये तालिबानियों ने हटाया, तो आप तो गनी की जगह उसके साथ खड़े हो गए भाई। आपने कहा बहुत बढ़िया, तो भाई मैं फिर आपके हिसाब से आदमी को कह रहा हूं बहुत बढ़िया। लेजिटिमेसी आप जब नहीं देना चाहते डेमोक्रेट, जब आपके खून में लेजिटिमेसी देने का नहीं है, जैसे हम थे, हमने तालिबान को नहीं रिकॉग्नाइज किया क्योंकि हम डेमोक्रेटिक वैल्यू को मानते थे। हमने गनी की सरकार को मानी थी कि भाई अफगानिस्तान स्टेट अलग है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट अलग है। हम गनी की सरकार को मानते हैं। आज तक इंडिया ने जो है वो तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, ना हम करेंगे। ये बात अलग है कि हम उनको हेल्प कर रहे हैं ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। आप मेरी बात समझ गए? तो ये जो डुअलिज्म है ना, ये जो डुअलिज्म है, ये जो मतलब दोगलापन जिसको आप कह ले, मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता, पर डबल स्टैंडर्ड कह ले, वो उससे आपको पिंड छुड़ाना पड़ेगा ना। आपके समाज ने इतना, आप कोई भी समझदार आदमी ना, चाहे वो रिलीजियस थ्योरी हो, कोई भी थ्योरी हो, उसमें यूं होल ढूंढ लेगा। लेकिन चूंकि आपने लोगों के जबान बंद कर दिए हैं कि क्वेश्चन ही मत पूछो, तो फिर जो कहना है कहो भाई। फिर तो ये आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ लाए और अपनी कीमती राय से हमें जो है आप रोशनास करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, टेक केयर। टेक केयर सर, टेक केयर।